नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन ने जितनी ख्यात भारत में अर्जित की उतनी ही विदेशों में अर्जित की। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधाकृष्णन ने किस प्रकार विदेशों में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। और सेकेंड टॉपिक होगा कि पाकिस्तान बनाए जाने के लिए मुस्लिम लीग की मांग को उन्होंने क्यों खारिज किया था, क्या वे भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, और आज उनके और नेहरू जी के बीच रिश्ते का क्या राज था उसे भी जानेंगे। और जानेंगे कि भारतीय आंदोलन से दूर रहने वाले राधाकृष्णन भारत के इतने बड़े बड़े पद तक कैसे पहुंच गए। यही नहीं, उन्होंने किस प्रकार माओ और स्टालिन जैसे खूंखार तानाशाहों की बोलती बंद कर दी थी, इस राज के बारे में भी जानेंगे। तो ये राधाकृष्णन जी से जुड़ा एक रहस्यमयी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, 1909 में महज 20 साल की उम्र में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंटी कॉलेज के फिलॉसफी विभाग में नौकरी मिल गई। फिर 1926 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छठी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी हुई। इसमें हिस्सा लेने के लिए राधाकृष्णन जी भी पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर आधुनिक सभ्यता में आध्यात्मिकता की कमी पर फोकस किया। राधाकृष्णन ने अमेरिका में धूम मचा दी। इससे पहले 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसी चर्चा की थी। साथियों, 1926 में ही डॉक्टर राधाकृष्णन की चर्चित किताब पब्लिक हुई, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बाद 1929 में उनकी दूसरी किताब द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ भी पब्लिश हुई। इन दोनों किताबों के जरिए राधाकृष्णन जी ने पश्चिमी दुनिया को हिंदू जीवन, धर्म और दर्शन का गहराई से परिचय कराया। इससे पहले तक पश्चिमी दुनिया को भारतीय जीवन शैली की इतनी समझ भी नहीं थी। साथियों, द व्हाइट अम्ब्रेला, इंडियन पॉलिटिक्स थॉट फ्रॉम मनु टू गांधी समेत भारत के राजनीतिक इतिहास पर कई किताब लिखने वाले अमेरिकी लेखक डोनाल्ड ब्राउन अपनी किताब नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडियन पॉलिटिक्स थॉट फ्रॉम रनाडे टू भावे में लिखते हैं कि राधाकृष्णन ने हमेशा बेखबर पश्चिमी आलोचनाओं के खिलाफ हिंदू सभ्यता की रक्षा की थी। उन्होंने भारतीयों की बौद्धिक परंपराओं को अनेक गौरव रूप में भी प्रस्तुत किया था। साथियों, इसी समय राधाकृष्णन को नवंबर 1944 में बनी सप्रू कमेटी में शामिल किया गया था। इस कमेटी ने पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया था। कमेटी का मानना था कि अलग देश किसी भी समुदाय के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, और आज यही हो भी रहा है। आप पाकिस्तान की हालत देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, कमेटी ने एक ऐसे संविधान सभा बनाने की सिफारिश की थी जिसमें हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर हो। अब इस बात से आप पूरी बात को समझ पाए होंगे। जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि मुस्लिम लीग की मांग को इन्होंने क्यों खारिज किया था, उसका मेन कारण यही था। ये नहीं चाहते थे कि एक समुदाय एक अलग देश बना ले, हिंदू और मुस्लिम बराबर संख्या में रहें, वही सबसे ज्यादा सही भी होगा। साथियों, अब आइए हम अंतिम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, बात है 1939 की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को चिट्ठी लिखकर हमेशा के लिए भारत आने का न्योता भेजा। फिलॉसफी के प्रोफेसर वहां पूर्वी दुनिया के धर्म और नैतिकता के पाठ पढ़ाया करते थे। प्रोफेसर ने भी खुशी खुशी न्योता स्वीकार किया और ऑक्सफोर्ड की नौकरी छोड़कर भारत आ गए। पंडित मदन मोहन ने उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का वाइस चांसलर बना दिया। दोस्तों, 20 साल की उम्र से फिलॉसफी पढ़ा रहे डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए यह टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद ये प्रोफेसर राजनीति और कूटनीति के दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक इतनी तेज की डॉक्टर राधाकृष्णन आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी बने। दरअसल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनने के बाद राधाकृष्णन पहली बार जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए थे। यहीं से उन्हें आज़ादी के आंदोलन को करीबी से देखने का मौका मिला। वे कभी कांग्रेस में नहीं रहे, न ही आज़ाद भारत की लड़ाई से सीधे जुड़े थे। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनी तो डॉक्टर राधाकृष्णन इसके सदस्य बनाए गए। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। यह वह समय था जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया 2 ध्रुवों में बंट चुकी थी। ये कोल्ड वार वाली टाइम थी। एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में पूंजीवादी पश्चिमी देश थे, तो दूसरी तरफ विशाल सोवियत संघ की अगुवाई में कम्युनिस्ट और ऐसे देश थे जो किसी न किसी रूप में सोवियत संघ के करीब थे। इधर 1949 आते आते देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्षता के बारे में सोचने लगे थे। उनका मानना था कि भारत जैसे नए नवेले देश को
बड़ी ताकतों की इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए। इधर संविधान बनकर करीब करीब तैयार था, तभी नेहरू ने डॉक्टर राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनसे संविधान सभा छोड़ने को कहा। दरअसल नेहरू राधाकृष्णन को सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाने का फैसला कर चुके थे। उन्हें 2 धड़ों में बढ़ चुकी दुनिया को साधने के लिए किसी दमदार कैरेक्टर की जरूरत थी जो ताकतवर देशों के ताकतवर नेताओं को समझा सके। इसके बाद दोस्तों 12 जुलाई 1949 को राधाकृष्णन ने काम संभाला। सभी सोचने लगे कि सोवियत संघ जैसे कम्युनिस्ट तानाशाही में फिलॉसफी के शिक्षक को क्यों भेजा जा रहा है। अभी इनके कारनामे से आप इस पूरी घटना को स्वयं समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मॉस्को पहुंचकर राधाकृष्णन को सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन से औपचारिक मुलाकात करनी थी, लेकिन 6 महीने तक स्टालिन ने मिलने का समय नहीं दिया। 14 जनवरी 1950 को स्टालिन की तरफ से राधाकृष्णन को मुलाकात के लिए बुलाया गया। वक्त दिया गया था रात के 9 बजे। मजेदार बात यह है कि स्टालिन दूसरे देशों के राजनयिकों से रात के 12 बजे के बाद ही मिलते थे। के सच्चिदानंद मूर्ति और अशोक बोहरा की किताब राधाकृष्णन हिज लाइफ एंड आइडियाज के 12वें चैप्टर में इस मुलाकात का सिलसिलेवार जिक्र मिलता है। किताब के पेज नंबर 121 पर जिक्र है कि अभिवादन के बाद राधाकृष्णन ने स्टालिन से पहला प्रश्न यही पूछा कि मिस्टर चेयरमैन सर, आपसे मिलना इतना कठिन क्यों है। स्टालिन ने जवाब दिया कि क्या वाकई मुझसे मिलना इतना कठिन है। देखिए, हम और आप मिल रहे हैं। दोनों के बीच का माहौल इतना सहज हो गया कि सिर्फ 5 मिनट की यह मुलाकात 3 घंटों तक चली। चूँकि वहाँ पर कहा गया था कि हम इनसे 5 मिनट में मिलकर अपना जो है एक फॉर्मेलिटी अदा कर लेंगे, लेकिन वे दोनों इस तरीके से घुल मिल गए कि 3 घंटे तक बातचीत चली थी। इस बातचीत के दौरान राधाकृष्णन स्टालिन को मार्शल और स्टालिन राधाकृष्णन को प्रोफेसर कहकर संबोधित कर रहे थे। राधाकृष्णन ने बाद में कुछ लोगों को बताया कि मुलाकात के दौरान किसी बात पर उन्होंने स्टालिन के बालों पर भी हाथ फेरा था। अब यह बात क्या थी, इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता। के सच्चिदानंद की इस किताब के मुताबिक राधाकृष्णन ने स्टालिन को सम्राट अशोक की कहानी भी सुनाई थी, जिसने कलिंग पर तबाही मचाने के बाद युद्ध को त्याग दिया और बौद्ध साधु बन गए। कहा जाता है कि राधाकृष्णन ने स्टालिन से यह भी कहा कि आपने भी ताकत के जरिए सत्ता तक अपना रास्ता तय किया है। कौन जाने कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। राधाकृष्णन की इस बात पर स्टालिन क्या जवाब देते हैं इसके विषय में कोई जानकारी नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद स्टालिन ने अपने द्विभाषीय से कहा कि ये आदमी राजनीति नहीं जानता, यह केवल मानवता का भक्त है। अब आइए दोस्तों सेकंड घटना देखते हैं हम। साथियों, ये किस्सा है 1957 का। डॉक्टर राधाकृष्णन तब उपराष्ट्रपति थे और चीन के दौरे पर गए थे। उनकी मुलाकात उस वक्त चीन के प्रसिद्ध नेता माओ से होनी थी। माओ ने राधाकृष्णन को अपने घर बुलाया। राधाकृष्णन माओ के घर चुंग नान हाई पहुंचे। आंगन में ही दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। फिर दोस्तों इसके बाद जो घटित होता है वह काफी ज्यादा रोचक रहता है। यहाँ ना जाने क्या सोचकर राधाकृष्णन ने माओ के बाएं गाल को थपथपा दिया। माओ कुछ बोलते उससे पहले राधाकृष्णन ने कहा, अध्यक्ष महोदय परेशान मत होइए, मैं स्टालिन और पोप के साथ भी यही अपनापन दिखा चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आप पूरी बात को समझ पाए होंगे और इस कहानी से हम यही कह सकते हैं कि जब एक शिक्षक किसी राजनेता की भूमिका में आता है वह किस प्रकार तानाशाह के बाल को सहला सकता है और उन कट्टरपंथी नेताओं के गाल को भी थपथपा सकता है। तो ये ऐसी प्रतिभा के धनी थे और यहाँ पर एक थोड़ा सा डार्क पॉइंट भी इनकी हिस्ट्री का था जिसे मैंने आपके समक्ष बताने का प्रयास किया। और मैं बार बार कह रहा हूँ इस वीडियो का उद्देश्य इनकी छवि को खराब करना नहीं है, इनका बहुत योगदान है और इनके विषय में और बहुत सी बातें हैं, उन्हें भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। लेकिन ये जो कहानी थी ये बस ऐतिहासिक कहानी थी जिसे बताना मेरा उद्देश्य था कि आप इस पॉइंट को भी जाने रहें। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।